आप यहाँ आए हुए तमाम लोग जो पार्टी में शामिल हुए हैं और आप साथियों, गुरुवार वार्ड में बहुत जल्द दोबारा बोलने का मौका मिला। इंशाअल्लाह आप लोग अभी देख रहे हो कि शहर में सियासी पार्टी तब्दील करने का सिलसिला चल रहा है और गुरुवार वार्ड को अपनी मिल्कियत समझने वाले लोग भी कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए। तो मेरी गुरुवार वार्ड वालों से ये दरख्वास्त है कि वो ये बात उनसे पूछे कि आप जाकर बीजेपी और ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ रहे हो जो मुसलसल मुसलमानों को, अक़लियत को और दबे कुचले लोगों को कानूनी तौर पर परेशान करने का काम करते हैं। तो हम आपको अपना वोट बैंक जो आप हमको समझ रहे हो ये समझना बंद कर दो। हम कहीं भी जाकर ऐसे बीजेपी के गुलामों के साथ नहीं रहेंगे, ये आप लोगों का काम है उनको बताया जाए। जो लोग गुरुवार वार्ड को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिनके घर के लोग 3 बार कारपोरेशन में मेयर रहे, जिनके घर के लोग 3 बार असेंबली के मेंबर रहे, 1999 के बाद से गुरुवार वार्ड ने जब साथी निहाल अहमद साहब की सियासत कमज़ोर हुई, तब से गुरुवार वार्ड के लोग जिनको बड़ी तादाद में वोट देते हैं, उन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ। मालेगांव शहर में कहीं भी गुनहगारी होती है, कहीं भी डकैती होती है, कहीं भी नशे का सामान पकड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ गुरुवार वार्ड वालों को होती है। सबसे ज़्यादा कॉम्बिंग ऑपरेशन गुरुवार वार्ड में होते हैं। तो जब आपकी वोटों से चुने हुआ नुमाइंदा असेंबली में भी था, कारपोरेशन पे भी था, उसके बावजूद गुरुवार वार्ड के लोगों को कानूनी तौर पे गुनहगार की नज़र से देखा गया। ये तुम्हारे साथ इस्तेसाल हुआ, तुम्हारी वोट का इस्तेसाल हुआ। आज तुम्हारी वोट का इस्तेसाल बीजेपी की हामियों के साथ जोड़ के किया जा रहा है। तो आज ये हमारा सियासी नहीं, समाजी नहीं, मजहबी फर्ज भी है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहे जो खुद का सौदा खुद के फायदे के लिए, खुद के किए गए गुनाह के लिए, सफाई बचाने के लिए अगर कोई अजीत पवार उनके साथ आता है तो ये खुद के फायदे के लिए वहां गए हैं, खुद के घर को और खुद को बचाने के लिए गए, तुम्हारे लोगों के लिए नहीं गए। इन्होंने उस वक्त जाकर 12 नवंबर के वक्त जाकर बोलना चाहिए था, जिनके पास वो खुद को बचाने के लिए गए, 12 नवंबर के वक्त भी जाकर उनको बोलना चाहिए था कि हमारे शहर के 60 से ज़्यादा लोग जेल में हैं, बड़ी तादाद में गुरुवार वार्ड के लोग जेल में हैं, उनको बचाने के लिए ये नहीं गए किसी लीडर के पास। लेकिन जब खुद के घर पे आफत आई तो बराबर बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए। ये है सियासी खुद का फायदा उठाने वाले लोग। दूसरी तरफ जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने अभी जो वोट दिया, जो समीकरण समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि हमारे नुमाइंदे ने ऐसी पार्टी को वोट दिया जो सत्ता में थी और वो राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को और बीजेपी के उम्मीदवार की पार्टी को सपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को इन्होंने वोट दिया। तो ये तुम्हारी कौम और मिल्लत के लिए नहीं किया, अपने ज़ाती फायदे, माली फायदे के लिए किया। उनको हक नहीं बनता कि इतनी बड़ी अक्सर जो यहाँ पर मुसलमान अक्सरियत रहती है, हमारी वोट से चुनने वाला नुमाइंदा हमारी वोट का सौदा बीजेपी के लीडर से करे। आज राज्यसभा में अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। अभी एक वक्फ का बिल आया है, जो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान की जगह लोग अपनी जगह अपनी मर्जी से वक्फ करते हैं दीनी काम के लिए, उसके ऊपर भी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत नज़र रखेगी। एक हद तक वो उनको कब्जा देगी। मिल्कियत जो है, जो वक्फ की होती, मस्जिद की जगह हो, कब्रिस्तान की जगह हो, मदरसे की जगह हो, खानका की जगह हो, इस पर जो है इख्तियार होता है वक्फ का। लेकिन इस पर इनकी ये कोशिश है कि हुकूमत का इख्तियार रहे। यानी अगर हो सकता है आगे ऐसा हो कि किसी ने अपनी जगह मस्जिद के लिए वक्फ की हो, हुकूमत उसका पर्पस बदल दे, उसको मठ के लिए दे दे। तो ये इतना खतरनाक बिल लाने वाली बीजेपी हुकूमत, जो हमारे मरने के बाद कब्रिस्तान को भी तोड़ देना चाहती है, ऐसी हुकूमत की मेजॉरिटी बनाने का काम अगर हमारे शहर के किसी नुमाइंदे ने किया हो तो हमारी इस पर मजम्मत होनी चाहिए। अगर मालेगांव शहर में एक
दबदबा मालेगांव शहर का था, जो साथी निहाल अहमद साहब के वक्त था कि हमारी तरफ नज़र उठाने से पहले लोग 10 बार सोचते थे। अगर हमारे नुमाइंदे जाकर बीजेपी के पहलू में बैठ जाएंगे, अजीत दादा के पहलू में बैठ जाएंगे, तो क्या हमारा दबदबा बचेगा? क्या हमारा मुस्तकबिल होगा अक़लियत का? क्या मुस्तकबिल होगा यहाँ की दरगाहों का, यहाँ की मस्जिद का, यहाँ के मदरसों का और यहाँ के कब्रिस्तान और ईदगाह का? एक ईदगाह की मिसाल आप लोगों के सामने है कि माजी में जब ईदगाह पर वो जॉगिंग ट्रैक बनाने की बात आई, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसको रोक नहीं पाए। उसकी वजह थी कि कहीं ना कहीं हमारी सियासी समाजी दबदबे की कमी थी। अगर हम होश में नहीं आए, जैसा तर चच्चा ने कहा कि पूरी तरह सियासी सोचने वाला आदमी, सियासी सोच का मतलब ये होता है जो मजहबी लोगों के बारे में भी सोचता है, जो सियासी लोगों के बारे में भी सोचता है, और अगर कोई हुकूमत तुम्हारे खिलाफ फैसला करती है, कोई बिल लाती है, तो इतनी अक्ल लीडर को होनी चाहिए कि इसके फ़ायदे और नुकसान समझ सके। लेकिन यहाँ माजरा ऐसा है कि मेरा फ़ायदा, मुझको क्या मिलता है, यही सोचने का काम यहाँ के मुकामी लीडरान कर रहे हैं। मेरी शहर के लोगों से अपील है कि जो ये शहर का नाम है मस्जिद और मीनारों का शहर, अगर हम अपनी ओट देने में दलालों को ओट देते रहे तो ये समझ लो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे सब खतरे में होंगे और जिम्मेदार ओट देने वाला होगा। मैं इस मीटिंग से इस बात का ऐलान करती हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हर हाल में समाजवादी पार्टी के टिकट पे निहाली सोच का नुमाइंदा इलेक्शन लड़ेगा, और मैं न सिर्फ निहाली सोच बल्कि इस जगह के मालेगांव शहर के हर तबके के, औरतों के, मर्दों के, मजहबी लोगों के, जो लोग दबे कुचले मालेगांव शहर में आकर बसे हुए हैं, जिनको बसाने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने किया, उनको अपने घर का मालिक बनाया। जो लोग मालेगांव शहर में आज भी परेशान हैं, जो लोग बसे हुए हैं और खरीद कर जगह, लेकिन वो लेआउट बिन शेती की एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, इंशाअल्लाह निहाली नुमाइंदा अगर इस जगह से असेंबली में चुन के जाएगा तो हमारा पहला मकसद ये होगा कि लोगों को अपने घर का मालिक बनाया जाए। और जो मुसीबत कारपोरेशन काम नहीं करती, इसलिए काम नहीं करती कि तुम्हारा लेआउट बिन शेती नहीं है। साथी निहाल अहमद गुंठेवार के वास्ते जगह जगह बस्तियों पर जाते थे, लोगों को बोलते थे कि गुंठेवार का कानून पास हो जाए, तुम अपना पट भरो, लेकिन लोगों ने कोताही की। इंशाअल्लाह अगर हमारे पार्टी का नुमाइंदा, हमारे निहाली सोच का उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाता है तो ये जो मसला है लेआउट बिन शेती का, उस मसले को 7/12 के उतारे पर लाने की कोशिश हमारी पार्टी करेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। जो औरतें परेशान हैं रोजगार के लिए, जो मर्द परेशान है रोजगार के लिए, आज का वक्त है ना स्किल इंडिया वाला है। नौकरी की भीख नहीं चाहिए, हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। साथी निहाल अहमद साहब ने जमूर स्कूल में ITI कॉलेज शुरू की थी, जहाँ पे प्लम्बिंग, वायरमैन, ड्रॉप्समैन और ऐसे हुनरमंदी के काम होते थे कि किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ के लोग जाके सऊदी में, दुबई में, जहाँ तक कि यूरोपियन कंट्री में भी रोज़गार हासिल किए हैं। तो ये ऐसी सोच का गुरुवार वार्ड के लोगों के लिए और मालेगांव शहर के लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे, ताकि एक जो गुनहगारी की तरफ एक बदनाम कर दिया गया है गुरुवार वार्ड को, वो ख़त्म हो और यहाँ के लोग रोज़गार करें और माली तौर पे हलाल रोज़ी की तरफ गामजन हो, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। अतर चच्चा अभी मुस्लिम बोल रहे थे कि शेड उतारने की बात आई, तो मुझे एक नौजवान पूछने लगा कि साथी निहाल अहमद साहब ने जब गणपति के लिए डेकोरेशन की दीवार बनाए थे लोगों ने, तो साथी निहाल अहमद साहब ने उसको लात मार के तोड़ा था और अपने कंधे पर ताजिया को लेकर गए थे। तो वो पूछ रहा था मुझसे कि उस वक्त भी साथी निहाल अहमद साहब ने शर्ट उतारी थी क्या? तो मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त, उनसे पूछ लो। लेकिन जो आदमी साथी निहाल अहमद साहब ने सरपसंदों को खिलाफ जब दीवार पे लात मारी थी तो अपने कंधे पे
ताजिया लेकर गए थे, वो वजह ये थी कि अगर उस वक्त उसको ताजिए को रोक दिया जाता तो समझ लो आज तक वो रास्ता बंद करने का एक रिवाज कायम हो जाता। और साथ ही निहाल अहमद साहब ने भले ही एक जमात ताजिया को मानती हो, दूसरी जमात नहीं मानती हो, लेकिन इसके बावजूद मैंने एक वाकया सुना था कि जब ताजिए के जुलूस पे पाबंदी लगी दिल्ली में, तो फला देवबंदी मौलाना ने अपने कांधे पर ताजिया उठाई। लोग उनको बोलने लगे कि तुम तो ताजिया मानते नहीं हो, तो तुम ताजिया कैसे उठा रहे हो अपने कांधे पे? तो उन्होंने कहा मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ ये दूसरी बात है, लेकिन दूसरी समाज, दूसरी जात के लिए ये ताजिया मुसलमानों की पहचान है, निशान है। अगर ये नहीं उठेगा तो ये लगेगा कि मेरी कौम बुज़दिल हो गई, इसलिए मैं अपने कांधे पे उठा कर लेकर जा रहा हूँ। तो जिसको जो करना है, साथ ही निहाल अहमद साहब ने भी अपने कंधे पर लेकर गए। अगर वो शायद नहीं ले जाते तो ये रिवाज टूट जाता उस तरफ से जाने का। अगर मालेगांव शहर में हर वक्त सरपसंदों ने कोशिश की है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जाए, साथ ही निहाल अहमद साहब ने हमेशा उनको जवाब दिया, रोकने की कोशिश की। और मैं मानती हूँ निहाल साहब की सबसे बड़ी ताकत गुरुवार वार्ड थी। यहाँ के जियाले लोग थे, यहाँ तक कि मुझे जो मालूम पड़ा कि जब 1975 में साथी निहाल साहब जेल में थे, तो कई गुरुवार वार्ड के लोग उनके साथ इमरजेंसी में जेल में थे। मैं नहीं मानती कि दूसरे इलाके के लिए इतना बड़ी बात होगी जो इतने जियाले लोगों को साहब ने अपने करीब रखा था। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि गुरुवार वार्ड को जो हिस्ट्री शीटर्स, गुनेगार, नशे में लिपटा हुआ, सट्टा और जुए के नाम से शहर में कानूनी रिकॉर्ड में मजबूत कर दिया गया है, उसको खत्म करने का काम तुम हमारे साथ मिलकर अपनी रोशन सोच करके, तालीम याफ्ता होकर और अच्छे लोगों का साथ करके, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के साथ रहे अभी कुछ सालों से जिनका खुद का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, वो तुमको क्या बचाएंगे जो अपने घर को बचाने के लिए इसके उसके कदमों में पार्टी बदलने के लिए जिनको बार बार बंबई जाना पड़ रहा है। याद रखो, जब खुद की नौबत आई तो यहाँ से बंबई के 10 चक्कर हो गए, लेकिन जब यहाँ का कोई आदमी फंसता है, 2-4 गोली मिलने पर भी बड़े बड़े तस्करी के इल्ज़ाम लग जाते, जब लीडर साहब को तौफीक नहीं होती कि अपने लोगों को बचाया जाए, जब सट्टे और जुए के नाम पे बिला वजह लोगों को जेलों में डाल दिया जाता, जब लीडर साहब को तौफीक नहीं होती, जब लोगों के पास हथियार रहते हैं कि नहीं रहते हैं लेकिन हथियार के गुनाह में फंसा दिया जाता, जब भी लीडर साहब को तौफीक नहीं होती, लोग महीनों जेल में सड़ते हैं। और जब जेल में लोग जाते हैं ना, तो उनके घर में क्या हालात होते हैं ये लोग आप समझ सकते हो कि उनके घर में कोई माली तौर पे इतना मुस्तहकम नहीं होता कि 4-6 महीने का असासा घर में छोड़ के जाए। मैं 12 नवंबर में जो सबसे ज़्यादा महसूस की कि ऐसे लोग जेल में थे जो माली तौर पे बहुत कमज़ोर थे। मैं कोशिश करती थी कि उनके घर के लोगों से मुलाकात करूं। उसकी वजह ये थी कि सबके छोटे छोटे बच्चे थे, नौजवान लोग जेल में थे। अगर उनकी मदद करने, उनकी बीवियों की मदद करने कोई नहीं आता तो तुम ये बात याद रखो, वो गलत रास्ते पे जाते। उसको रोकने के लिए उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी था। मुझे दुख है इस बात का कि मजहबी तंजीमों ने भी ये नहीं सोचा कि उनके घर में मदद पहुंचाओ। वो अकेले हैं, परेशान है, गरीब है, अपना बच्चा भूखा देख के औरत किसी भी राह पे जा सकती है, ये सोचे नहीं लोगों ने। इसकी मुझे हैरत है। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप आने वाले इलेक्शन में तमाम झूठे वादे करने वालों को, आपने किसी को 10 साल, किसी को 15 साल देख लिया है। अब वक्त है तब्दीली का, अच्छी तब्दीली का वक्त है। जिस तरह की तारीख रही है हमारे शहर की कि हमने न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे हिंदुस्तान को तहरीक की राह बताई है, उसको कायम रखते हुए आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के निहाली उम्मीदवार का साथ देकर हमारे ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ हैं हमारे इलाके के ताल्लुक से उसको ख़त्म करें। और ये मामला सिर्फ मालेगांव का नहीं है। मालेगांव से लेके, जो मुस्तकीम ने कहा कि मालेगांव से लेके दिल्ली, बम्बई और बम्बई से लेके दिल्ली तक तुम्हारे लीडर हैं जो मुसलसल तुम लोगों के बारे में सोचते हैं। इसलिए ज़रूरी है हम जब तक खुद के अंदर तब्दीली लाने का नहीं सोचेंगे, खुद को सुधारने का नहीं सोचेंगे, कोई कौम सुधर नहीं सकती। इसलिए मौका है आप लोगों के पास इलेक्शन में,
जिसने आपके साथ जैसा सुलूक किया उनको वैसा जवाब दो, और एक खास तौर पे बताओ कि हम परेशान भले ही हों लेकिन हम बीजेपी को वोट देने वाले लीडर या बीजेपी को अपने बचाव के लिए बीजेपी की सपोर्ट करने वाले के साथ हम नहीं देंगे। ये कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ।